जी हैंड रिटन पेजेस निकालें। पेज नंबर ये होंगे ना? हाँ, पेज 9। जी ट्रेड डिस्काउंट की डिस्कशन करते हैं आज, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसे सेल डिस्काउंट भी कहते हैं। तो इसकी लिस्ट प्राइस है प्रोडक्ट की 100 और इसमें हमने डिस्काउंट दिया है 10 रुपए। तो दुकानदार के एंगल से सेल कितनी बुक होगी? 90। ओरिजिनल एंट्री है कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अगर ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट होना ट्रायल में, तो फिर ट्रायल सिर्फ शो करेगा 90 की सेल, और डिस्काउंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा कहीं, और नजर आना भी नहीं चाहिए। डिस्काउंट की एंट्रीज अकाउंटेंट पसंद नहीं करते, कहते हैं बस सेल ही नेट पे बुक करो। बट समटाइम्स अकाउंटेंट पास दिस एंट्री कैश डेबिट सेल क्रेडिट discount expense debit. Sometimes accountant pass this entry. Accountant should pass this entry cash debit sale credit 90. But sometimes he passes the journal entry cash debit sale credit and discount expense debit. अगर अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर दी है तो फिर याद रखिएगा, आपको एग्जामिनर बताया नहीं करेगा कि अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर दी है। आपके साथ वो सुलूक होगा जो आज वाले सवाल में हुआ। आपको ट्रायल में डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आ रहा होगा, तो समझ जाइएगा कि ये सेल फुल प्राइस पर पड़ी हुई है, क्योंकि डिस्काउंट नजर आ रहा है। तो जब भी ट्रायल की डेबिट साइड पर डिस्काउंट नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है सेल किस पे पड़ी होगी? फुल प्राइस पे। सेल किस पे पड़ी होगी? ऐसा नहीं हो सकता कि सेल 90 पे पड़ी हो और फिर 80 की सेल हम बुक करें, ऐसा नहीं हो सकता। सेल फुल प्राइस पे पड़ी होगी। तो बताएं, अगर अकाउंटेंट गलती कर जाए तो क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट 90, कैश तो उतना ही करेगा डेबिट, सेल क्रेडिट 100 एंड डिस्काउंट एक्सपेंस या सेल डिस्काउंट। और फिर ये क्या करेगा? ट्रायल में सेल शो करेगा 100 पे और डिस्काउंट शो करेगा 10 पे। सो इट इज हाउ ही विल पास द जर्नल एंट्री। तो ये गलत है ना, ट्रायल में डिस्काउंट नजर नहीं आना चाहिए। नहीं, अच्छा, हमारा जो कंपनी लॉ है ना, असल में वो बड़ा अजीब है। हमारा कंपनी लॉ चाहता है कि नोट बनाते हुए ये वाली फिगर भी शो करें, ये माइनस करें, फिर ये फिगर शो करें। ये हमारा कंपनी लॉ चाहता है कि ये तीनों फिगर्स शो करें। इसलिए देखिए, हमने भी तीनों फिगर्स शो की हैं। सेल शो की है, उसमें से डिस्काउंट माइनस की है, फिर ये शो किया है। ये हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं यूजर्स को बताने की कि 100 और 90 कितना है, बस कीप इट सिंपल। आपको कितना आया? 90। तो हां, अकाउंटिंग के एतबार से शायद ये एक एरर हो गई है, लेकिन प्रेजेंटेशन के एतबार से हमें फायदा हो जाया करेगा कि हम नोट में जाके 100 शो किया करेंगे
और समझे उस 100 को नेट कर रहे हैं 10 से, ताकि सेल हम पीएनएल के मुंह पे आईएफआरएस के मुताबिक 90 पे ही रिकॉर्ड करें। तो पीएनएल के फेस पे 90 पे ही सेल जाया करेगी, सेल कभी भी 100 पे नहीं जाया करेगी। डन। तो मेरे बस कहने का मकसद यह था कि अजीब ट्रायल कौन सा हुआ करेगा जिसमें डिस्काउंट आपको नजर आएगा। तो छोटा सा लिख लें, अगर ट्रायल में डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है सेल फुल प्राइस पे पड़ी हुई है। अगर ट्रायल में, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हाइब्रिड में, अगर ट्रायल में डिस्काउंट नजर आ रहा है डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब है कि सेल फुल अमाउंट पे पड़ी है। अच्छा, अब भाई सेल्स टैक्स की बात करें। सेल्स टैक्स की एंट्रीज, पुराने जमाने में सेल्स टैक्स 17% होता था, आजकल 18% है। जनरल टायर ने टायर बेचे हैं 100 रुपए वाले 117 के, जिसमें कस्टमर से 17 रुपए सेल्स टैक्स लिया है। इसकी ओरिजिनल एंट्री है कैश डेबिट 117 रुपए, सेल क्रेडिट 100 रुपए और 17 इज अमानत, दैट इज पेएबल टू गवर्नमेंट। तो कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट। इस एंट्री की वजह से ट्रायल में 100 रुपए की सेल्स नजर आने लग जाएगी। ट्रायल में 100 रुपए की सेल्स नजर आने लग जाएगी। पेएबल भी नजर आएगा 17 का, लेकिन पेएबल मेरी नजर में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरी डिस्कशन P&L के एंगल से हो रही है। तो पेएबल्स भी नजर आने लग जाएंगे 17 के। पेएबल्स की टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ सेल्स की टेंशन है फिलहाल, P&L के आइटम्स की टेंशन है। तो P&L में सिर्फ एक ही आइटम जाएगा, बोलें कितना, 100। लेकिन समटाइम्स अकाउंटेंट गलती से एंट्री कर देता है फुल अमाउंट पे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। हालांकि सेल किस पे बुक होनी चाहिए, ये 17 रुपए अमानत है, ये मेरी सेल में नहीं आना चाहिए था। इसको कंपनसेट करने के लिए अकाउंटेंट एक और एंट्री करता है, सेल्स टैक्स को गलती से एक्सपेंस में डाल देते हैं। सेल्स टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। अब पेएबल तो बुक कर जाता है, लेकिन जरा सोचें हुआ क्या भयानक, सेल फुल अमाउंट पे आ गई, हालांकि सेल 100 पे आनी चाहिए थी, और P&L में नजर आने लग गया, ट्रायल में नजर आने लग गया माद्रा सेल्स टैक्स। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी डिस्काउंट की डिस्कशन की। तो फेस के ऊपर हम नोट 1 में जाके 117 माइनस 17 कर दिया करेंगे, ताकि हमारी सेल वापस किस पे आ जाए, 100 पे आ जाए। तो अब लिखें, अगर ट्रायल में सेल्स टैक्स एक्सपेंस नजर आ रहा है डेबिट साइड पे, अगर ट्रायल में सेल्स टैक्स एक्सपेंस नजर आ रहा है डेबिट साइड पे, तो भी ट्रायल में सेल फुल प्राइस पे पड़ी है, तो भी ट्रायल में सेल फुल प्राइस पे पड़ी है। हाँ जी, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स पड़ी होगी। तो अब भी ट्रायल में सेल फुल प्राइस पे पड़ी है, इसमें से सेल्स टैक्स माइनस कर दें।
ओके चलिए वापस आ जाए। आई स्टैंड 37 बस ठीक है, और फाइनल अकाउंट अभी रहने दें, पास्ट पेपर्स करने की प्रैक्टिस। निकालें जी माय डियर, आज पेज 384 निकालें, पेज 384। हमारा साल कौन सा है? 31। प्लीज या किताब की तरफ देखें या इधर मोबाइल यूज हो रहे हैं, हाइब्रिड में हद होती है। 3 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 में ओएल कौन है? हमारी कंपनी। ओएल वॉज, पास क्वेश्चन 3, ओएल वॉज सूड बाय अ कस्टमर फॉर 18 मिलियन। कस्टमर ने कितना मांगे? 18 मिलियन। ये तो उसका क्लेम है ना। अब देखते हैं हमारे लॉयर ने क्या कहा। ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ घटिया सर्जिकल इक्विपमेंट्स, हमने उसको घटिया सर्जिकल इक्विपमेंट्स दिए थे। हो सकता है ये कस्टमर कोई अस्पताल हो, क्योंकि ओएल का कारोबार, ओएल डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, तो हमने उसको सर्जिकल इक्विपमेंट मंगवा के दिए हैं या बना के दिए हैं, जैसे भी है, लेकिन उसने बाद में कहा है कि ये बड़े फारग हैं। बाय द एंड ऑफ ईयर ओएल कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर वाया ईमेल टू पे 5 मिलियन। अब इस प्रोविजन, अब हमारे खिलाफ केस हुआ कि साइट पे वर्चुअली सर्टन, तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। ये तो सॉर्ट ऑफ वर्चुअली सर्टन हो गया ना, कि हमने मान लिया कि पैसे देने हैं। तो ये तो शायद प्रोबेबल से भी आज आगे की चीज़ है। तो देखें ज़रा, प्रोबेबल से भी शायद आगे की चीज़ है। ऐसा कभी वैसे हुआ नहीं था कि हम मान जाएं। आमतौर पे लिखा होता था, बोले बोले, आमतौर पे लिखा होता था कि हमारे लॉयर ने कहा है कि पैसे देने का हाई चांस है। लेकिन आप देखें पहली दफा ऐसा लफ्ज लिखा हुआ है आज सवाल में कि ये आपको क्या लग रहा है, प्रोबेबल आउटफ्लो लग रहा है या फिर इधर कोई डब्बा डालें, कंफर्म आउटफ्लो? प्रोबेबल है, पॉसिबल है, रिमोट है या कंफर्म है? तो ये आज पहली दफा थोड़ा वर्चुअली सर्टन टाइप चीज है, लेकिन मैं कोई इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। इसको आप पेएबल कह सकते हैं, प्रोविजन ना भी बनाएं, प्रोविजन का नाम ना रखें, इसका नाम पेएबल रख दें, यानी कि एक सर्टन अमाउंट हो गई है। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की बजाय बोलें एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, बस। तो इट इज सॉर्ट ऑफ कंफर्म। 5 मिलियन तो हम देने को मान गए हैं। उसने मांगा कितना था? 18। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम, जो बकाया क्लेम है वो कितने? 13। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम, 13 के बारे में लॉयर का यह ख्याल है कि 13 नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 6 देने का चांस 70% है और 4 देने का चांस। अब मुझे बताएं कि इस एडजस्टमेंट का मैंने क्या बताया था, क्या करना है? परसेंट, ये रिलायबल अमाउंट निकालने के लिए परसेंटेज दी हुई है या केस हारने जीतने वाली परसेंटेजेस हैं? रिलायबल एस्टीमेट निकालने के लिए दी हुई है। अब मुझे रिलायबल एस्टीमेट बताएं। मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो 6 को 70 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को, ये मैंने कहा था ना किया करें पेपर में। आप समझ लें कि 6 मैंने, असल में ना जो बाकी 13 बच गया है उसके बारे में लॉयर अपनी राय दे रहा है। कहते हैं जो बाकी 13 देना है ना, लफ्ज पढ़े ना, एक लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, बाकी जो 13 देना है, कहते हैं उसके बारे में परेशान ना हो,
13 तुरा कोई नहीं देना, 6 देने का चांस 70% है और 4 देने का चांस 30% है। तो मैंने इसमें क्या कहा था, किसी को याद हो? मोस्ट लाइकली उठा लें बस। अब आप प्लीज इग्नोर द 13 का कोई ताल्लुक नहीं सवाल से, एंड इग्नोर द 4 एज वेल, जस्ट पिक अप द 6 और इसको प्रोविजन में डाल दें। उसका ख्याल है कि इतने और देने पड़ेंगे, तो हाई चांस है। जाहिर बात है एस्टीमेट तभी अगला लगा के देते ना जब देने हैं, वरना ऐसे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑयल लॉयर एंटिसिपेट दैट मींस ऑलमोस्ट इज कंफर्म कि अब हमने देने ही देने हैं। तो 6 देने का चांस प्रोबेबल है, तो इसकी क्या बनाएंगे? प्रोविजन। बाकी इस साइड पे डिस्कशन ना करके आइएगा। कितने? 7, नो डिस्कशन। या कराएंगे तो ये लिख के आइएगा कि इट इज पॉसिबल, सो क्या कहते हैं, इफ इट इज पॉसिबल देन इट विल बी डिस्क्लोज, इस तरह लिखाइएगा। अगर ये पॉसिबल है तो डिस्क्लोज कर दें, वरना इसकी डिस्कशन मेरे ख्याल से रहने ही दें। अब एंट्री हमारी बन गई, एंट्री मैं भी करके देता हूं आपको। ये है ओएल और ये है कस्टमर, तो हम इसकी तरफ क्या हैं? लायबल। एक्सपेंस डेबिट, इस तरह कर लें बेशक। पेबल इज, प्रोबेबल इज 11, सॉरी 11 is my expense. OL lodged a claim with supplier. असल में ना हम डीलर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम डीलर हैं, इसका मतलब है हम सर्जिकल इक्विपमेंट खुद नहीं बनाते, हम किसी से लेते हैं। तो अब हमने ना फर्ज करें बाहर के मुल्क से मंगवाए थे, अब हमने उनके खिलाफ केस कर दिया। OL lodged a complaint with supplier in December 18, इधर से मुझे पैसे आएंगे। अब द सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 9, सप्लायर ने 9 मान लिया। बताएं जी इसकी एंट्री, जल्दी बताएं। इट इज वर्चुअली सर्टन ना, रिसीवेबल डेबिट, इनकम रहने दें, इनकम रहने दें, एक्सपेंस, रिसीव बातें ना करें, रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 9। अच्छा, उसकी कहानी कितनी है भाई? उसकी कहानी कितनी है? उसने नहीं, क्लेम तो इधर दिया ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं? क्लेम दिया नहीं हुआ। ओएल लॉज द कंप्लेंट विद सप्लायर, बस ये लिखा हुआ है। कितना क्लेम किया ये नहीं लिखा हुआ। 9 इज वर्चुअली सर्टन, हाउएवर ओएल इज स्टिल नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर, अभी भी हम उससे लड़ रहे हैं। एंड इट इज हाई चांस दैट ओएल वुड फर्दर रिकवर अ सम ऑफ रुपीज, ये हाई चांस है कि 3 मिलियन और भी मिल जाएगा। इट इज प्रोबेबल, तो ये कॉन्टिंजेंट एसेट। तो जहां तक ताल्लुक है ओएल का और सब लायर का, तो इसमें सवाल में एक लाइन लिखी हुई है एक्सेप्टेड, तो उसको मैंने क्या माना है? वर्चुअली सर्टन। और इसका क्या बुक कर लिया है? एसेट। और 3 रुपए के बारे में लिखा हुआ है प्रोबेबल, तो इसका क्या नाम रखूंगा? कॉन्टिंजेंट, इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो ये पहली 2 पार्टीज की कहानी है, ये अगली 2 पार्टीज की कहानी है, और ये मेरी जनरल एंट्रीज है, नोट करें। अच्छा, इसमें रीइंबर्समेंट के पैरास लिख के आने पड़ेंगे, रीइंबर्समेंट के लिख के आने पड़ेंगे क्योंकि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं।
ओके हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन है तो ले लें, माइक पूछें। पूछते जा करें साथ साथ। अच्छा अब मेरे भाई इसके ऊपर क्या लिख के आना है? 5 के बारे में, 6 के बारे में क्या लिख के आना है? 5 और 6 के बारे में तो इधर वाली ही बात कुछ लिख के आ जाएंगे। 5 के बारे में भी आज लिखवा देता हूँ कुछ। 5 तो ज़रा नई सी चीज़ आई है ना। 6 के बारे में तो ये लिख के आएंगे, ठीक है, 6 के बारे में ये लिख के आएंगे, डन। 7 के बारे में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे आज, ठीक है, लेकिन पेपर में कोई डिस्कशन की रिकॉर्ड नहीं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ये इसका रिसीवेबल वाली साइड का, तो इसकी इंशाल्लाह डिस्कशन अभी डिटेल से करेंगे। तो आप लोग पहले ऐसा करें कि 5 के बारे में लिखना शुरू करें। In respect of claim by customer, we have accepted 5 million via email. In respect of claim by customer, we have accepted claim of 5 million by email. अब ये लाइबिलिटी साइड है तो वर्चुअली सर्टेन का लफ्ज ना यूज करें। सो अ पेएबल शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस रिगार्ड। पेएबल लिखते हैं, प्रोविजन ना ही लिखें हमेशा। अ पेएबल शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस रिगार्ड। Further, regarding remaining claim, अब इधर देखें, ये मैं 6 के बारे में लिखने लगा हूं। रिगार्डिंग रिमेनिंग क्लेम देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा जरा स्पीड तेज, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। हाइब्रिड में ये थर्ड रो में बॉल पॉइंट दे दें, इनको लिखना है। शुक्रिया। अच्छा अब लिखना शुरू करें। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इन दिस केस छोड़ो आप, विच इज सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, which is supply of substandard instruments, so a provision will be recorded अच्छा ना अब इसमें ये लिखें, a provision will be recorded, इधर देखें, a provision will be recorded for ₹6 million which is most likely to be paid। इस तरह का लफ्ज लिखा है, most likely, weighted average नहीं निकाली हमने, most likely for ₹6 million provision will be recorded for ₹6 million which is most likely to be paid as anticipated by lawyer, which is most likely to be paid as anticipated by lawyer। अच्छा अब ना 7 के बारे में सुन लें, अगर कभी गुंजाइश हुआ करे तो लिख आया करें 7 के बारे में। रिगार्डिंग ₹7 million, if it is possible then a contingent liability will be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect। या regarding ₹7 million if entity considered as a possible obligation
then we will disclose. If we consider is at remote, then no disclosure or no provision is required. अच्छा, अब आपने उधर आना है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट की आपने 4 बातें लिख के आनी है। वो आपने 9 रुपए के बारे में लिख के आनी है, फिर 3 रुपए की डिस्कशन अलग है। रीइंबर्समेंट के बारे में आपने 4 बातें लिख के आनी होती हैं। नंबर 1, रीइंबर्समेंट सिर्फ तब रिकॉर्ड की जाएगी जब ये वर्चुअली सर्टन हो। दूसरी बात ये लिख के आनी है रीइंबर्समेंट के बारे में कि रिसीवेबल बैलेंस शीट में सेपरेट एसेट होगा। और तीसरी बात ये लिख के आनी है कि P&L में नेट करके शो किया जा सकता है। चौथी बात लिख के आने की जरूरत नहीं कि रिसीवेबल रिकॉर्ड किया जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन। लेकिन प्लीज थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें। कुछ बच्चे क्लास के बाद आके कहते हैं प्रोविजन है 6 और रिसीवेबल है 9। नहीं, ऐसा ना करें ना, बस ये पूरी लाइबिलिटी से कंपेयर करना, लॉजिक भी तो देखना चीज की। आपने पे कितना करना है 11 और आपको मिलना कितना है, बिल्कुल 9 बुक करें, कोई मसला नहीं। ये ज्यादा लकीर के फकीर बच्चे तो ना बन जाए, थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करें कि मेरी लाइबिलिटीज हैं 11 की, कुछ सर्टन है कुछ अनसर्टन है, क्योंकि इसका तो अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया। ये तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं लॉयर ने अंदाजा लगाया 70% चांस है 6 देने का। ये लाइबिलिटी सर्टन है या अनसर्टन है? टोटल लाइबिलिटी कितनी है 11 के अगेंस्ट अगर मैं 9 की रिसीवेबल बना लूं तो ये कोई गलती नहीं है। ये ना मुझे कहिएगा कि 6 के अगेंस्ट 9 बना रहा हूं, प्लीज इतने इल्जाम ना लगाएं। 11 के अगेंस्ट 9 बना लें, कोई मसला नहीं। तो ये 3 बातें लिख के आनी है। चौथी बात लिख के आने की जरूरत नहीं है कि रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, बिकॉज वो ऑलरेडी कम है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो लिखें as sum of expenditure for provision, as expenditure for provision is expected to be reimbursed, as expenditure for provision is expected to be, बोलें, reimbursed by, नहीं another party तो ना लिखे ना, by supplier। The reimbursement of 9 will be recognized. The reimbursement of 9 will be recognized because, अब थोड़ा सा सवाल में आए, because supplier has accepted the claim, because supplier has accepted the claim। अब वापस इधर आए, so it is virtually certain। अब the reimbursement will be shown as a separate asset. The reimbursement of 9 will be shown as a separate asset. However, in SOCI, the बोले ना, the expense of 11 may be presented net of reimbursement of 9. The expense of 11 may be presented net of reimbursement of 9. भाई वो कल अटेंड कर लिया था ना पार्ट बी, वो जो छोटा सा सवाल था एक, आज भी हम करेंगे 20-25 मिनट। आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए और किसी तरह ख़त्म नहीं हो सकते पास्ट पेपर फिर IAS 1037 के। तो बस लेट के बेशक अटेंड कर लिया करें, लेकिन डिस्कशन लिया करें। अच्छा जी, अब कितने की डिस्कशन रहेगी? 5 की होगी, 6 की होगी, 7 की होगी, 9 की होगी, 3 की। 3 के बारे में तो ये लिख के आए ना, 3 के बारे में तो ये लिख के आए, इस तरह का कुछ लिख के आए, ये लिख दें, या मेरे ख्याल से ज़रा ये बेहतर है, इस तरह लिखें
कि ₹3 million claim is probable, ₹3 million claim is probable, so ये ना मैंने देखें, आप लोगों ने जो इंग्लिश का फिक्रा लिखना होता है ना, असल में उसमें ये तीनों बातें कवर करनी होती हैं, ये तीनों लाइनें कवर करनी होती हैं, इसलिए ये 3 बातें लिखवाई हैं इंग्लिश के फिक्रे में, ये तीनों लाइनें कवर करनी है। सो बोले इट इज प्रोबेबल, सो आ contingent asset will be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial effect. ओके, अब मुझे आप ये बताएं, वैसे ना ये मैं किसी ज़माने में दिखाया करता था ये पेजेस, लेकिन पेज नंबर 351 पे पेज नंबर 351 पे 352 हाउ टू राइट डाउन, लेकिन शायद वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ के तसल्ली से ज़रा 1-2 मिनट दे दीजिएगा। द रीज़न इज़ के असल में जब प्रोविजन की डिस्कशन करनी है ना, हमने पास्ट पेपर में यहाँ प्रोविजन टेस्ट हुई है, जब प्रोविजन की डिस्कशन करनी है हमने, तो फिर हमने ये बातें लिख के आनी है, ये बातें लिख के आनी है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, अब यहाँ से देखना है तो याद कर लीजिएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में रुपीज़ इतने, बाय इतने, रुपीज़ इतने, एज ऑन 30 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट एंड प्रोबेबल आउटफ्लो। और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में जो आपने लिखना होता है वो आप लोगों ने यहाँ से उठा के लिखना होता है असल में। सो बिकॉज द ऑब्लिगेशन इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, सो अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स गिविंग द ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट। अब ये फिक्रा यहाँ से लिखना होता है उठा के, गिविंग ब्रीफ नेचर, और रिमोट चांस है तो इट शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर, विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ये तो लाइबिलिटी साइड होगी, इस तरह पेपर में लिखना है, अगर ये रट्टे भी मार लेंगे। और ये एसेट साइड होगी। नहीं, एक और चीज होती है पेपर में, नो लीगल और नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। वो जो क्लास के अंदर IAS 37 शुरू करते हुए पहली एग्जांपल की थी, ट्रक ओवरटर्न कर गया था, तो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन एंड नो प्रोविजन, और ये वाले सिनेरियो भी कई दफा आते हैं पेपर में। तो ये ट्रक ओवरटर्न कर गया था, सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करने को मोहल्ले वालों ने कहा था, तो ये नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। बहरहाल जहां तक एसेट साइड है तो उसमें वर्चुअली और कॉन्टिंजेंट एसेट और पॉसिबल या रिमोट, तो इसके बारे में हम लिख के आते हैं, अगले ने मान लिया है इसलिए वर्चुअली सर्टन है, अब रिकॉर्ड कर दो। और इसके बारे में यही लाइन है ना, बस यहां से जब हो गया तो फिर वो वहां आने की जरूरत नहीं है। और हाई चांस है इसलिए कॉन्टिंजेंट एसेट को डिसक्लोज कर दो। और रीइंबर्समेंट के बारे में ऑब्वियसली 1-2 बातें होती हैं। सेपरेट एसेट है, P&L में आपको नेट करने की इजाजत है, और किस हद तक प्रोविजन रिकॉर्ड होगी और रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड होगी। रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में जो सवाल हैं वो आपको पता है हमारे जो होते हैं, अगर कम्युनिकेट नहीं हुई तो ये लिख के आने, और अगर कम्युनिकेट हो गई है तो ये लिख के आने। रिडंडेंसी के बारे में ये लिख के आने, और इन तीनों के बारे में ये लिख के आना, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर के बारे में ये लिख के आना, रीस्ट्रक्चरिंग। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस हमने पढ़े थे। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस याद रखिएगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर में चाहे आप ऑपरेट ना करें, लेकिन एक बात है, इंपेयरमेंट टेस्ट करके आना है। ये कितने लोगों को याद थी बात कि फ्यूचर में अगर ऑपरेटिंग लॉस आ रहे हों तो एसेट्स को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार दें। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है? कैंटीन शॉप वाला ये सोच रहा हो कि समोसे में 10 रुपए के खरीदूंगा, 8 रुपए के बेचूंगा, इसे कहते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग। लेकिन अगर उसने सरासिफ से मुआहिदा कर लिया हुआ है, वो फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हमने पढ़ा था, फ्यूचर इवेंट्स पढ़े थे। अच्छा, फ्यूचर इवेंट्स एक लफ्ज से आपको भूल गया होगा,
ये मैं याद करा दूं। फ्यूचर इवेंट्स होते थे, हमारे पास एयरक्राफ्ट है तो हमने सोचा है कि इसको फ्यूचर में रिपेयर करवाएंगे। अब फ्यूचर रिपेयर की कोई एंट्री नहीं होती। एक और मिसाल की थी, एक फर्नेस है, उसकी लाइनिंग है, वो लाइनिंग खराब हो गई है, वो सोचे अगले साल या 2 साल बाद उसको ठीक करवाएंगे। तो ये होते हैं, अच्छा नहीं, फ्यूचर इवेंट्स नहीं, ये हैं फ्यूचर रिपेयर्स। ये क्या है बोले? फ्यूचर रिपेयर्स। फ्यूचर रिपेयर्स की एंट्रीज नहीं होती। फ्यूचर रिपेयर IAS 37, इसमें हमने IFRS पार्ट बी की 11A और 11B एग्जांपल की थी, आपको याद आ रहा होगा नीचे जाके स्टैंडर्ड की। तो एयरक्राफ्ट वाली और फर्नेस की लाइनिंग वाली, तो फ्यूचर रिपेयर की कोई प्रोविजन नहीं बनानी। याद आ गया थोड़ा थोड़ा? तो ये लाइन अगर कभी लिख के आनी पड़ी IAS 37, प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिपेयर। मैं इस साल बैठा हूं, आप सोचे अगले साल सफेदी करानी है, चाहे जितनी मर्जी दीवारें खराब हो गई हैं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी आपको पता है इसमें वारंटी कॉस्ट पड़ी थी, डीकमीशनिंग पड़ी थी IAS 37 में, ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। फ्यूचर इवेंट आप मुझे वो याद आ गया, आपको भी याद आ गया होगा, वो जो ऑरेंज ट्रेन और वो वाली चीज़ें थी सारी। तो फ्यूचर में अगर कोई इवेंट होना है और होने का सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव, ये तो क्लास लेक्चर 1 जाके आप रिवाइज कीजिएगा, ये तो लेक्चर 1 में ही हमने पढ़ लिया था। डन। पैरा 48। ये हल्का फुल्का है IAS 37 के लिखने का तरीका। और IAS 10 में तो कोई मसला ही नहीं, उसमें तो 2 ही बातें लिखनी होती हैं कि इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड या इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज, बस ये 2 बातें लिखनी होती हैं। तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है IAS 37 में चीज़ों का लिखना। बट वी आर वेरी लकी टू गेट सम मोर टाइम, तो जल्दी से और सवाल निकालें पास पेपर के और इनको बड़े दिल से और खुशी खुशी से इनको रिवाइज करें। चलें जी, किस पेपर, किस क्वेश्चन के ऊपर थे हम? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा माय डियर, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस होने लगी है। सवालों में बड़े सारे अटेंटिव हो जाए, ज़रा मोबाइल छोड़ देना, हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो प्लीज़। देखें बार बार कहना पड़ा, अच्छा नहीं लगता ना, दाएं वाले थोड़ा सा फिक्रमंद कर दिया करें। फॉर द पर्पस दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 15 फरवरी 2018। एज्यूम करें आज क्या तारीख है? 15 फरवरी 2018। इट डजंट मीन कि इससे डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करनी है। हो सकता है डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज करनी हो ऑन, अल्लाह आपका भला करे, ऑन 31 मार्च को डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो टुडे इज 15 फरवरी का मतलब ये आप बड़े हाई लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की। टुडे इज 15 फरवरी का मतलब है कि आज 15 फरवरी को हम खड़े हैं, आज 15 फरवरी को हम। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की बात सुनिएगा, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है सवाल के ऊपर कि आज 15 फरवरी है, ये 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है, आज 15 फरवरी है। इट मींस कि बस मैं यहां खड़े होकर सवाल सॉल्व कर रहा हूं। यहां लगी फैक्ट्री में आग, 3 लोगों ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, 4 लोगों ने 15 फरवरी तक कर दिया और हमारा ख्याल है कि 6 लोग और भी केस करेंगे। तो मेरे भाई इन सबको लिफाफे में लपेट के इनका पास्ट इवेंट ये है, इनका पास्ट इवेंट ये है। तो सबकी तरफ लायबल फील किया करेंगे, सबकी तरफ लायबल फील। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने से इनका ताल्लुक नहीं है। ये 6 लोग अगर हमारा अंदाजा है कि 10 साल बाद भी आएंगे तो इनकी प्रोविजन आज ही बनानी है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर इस दिन 40 लोगों का नुकसान हुआ है तो खुदा के लिए 40 लोगों की तरफ लायबल फील ना करो। कुछ लोग सादा होते हैं, वो आते ही नहीं बाद में, वो कहते हैं छोड़ो यार अब कहीं और नौकरी करते हैं, इन्होंने बहुत तंग किया। 40 लोगों का नुकसान हुआ, 3 लोग हमारे साल केस कर गए,
4 लोगों ने हमारे साल के स्टैंडर्ड कहते हैं अंदाजा लगाओ और कितने लोगों ने आना है। हमने कहा 6 तकरीबन और आ जाएंगे। कहते हैं अब लाइबिलिटी बुक करो 13 लोगों की, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन पेबल फॉर 13 पर्संस क्रेडिट। तो ये ना इस लाइन का कभी कभी एक मतलब हुआ करेगा जो यहां पे वो आपको डाल के टेस्ट करने की कोशिश किया करेगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? क्योंकि पास्ट इवेंट क्या हो चुका है, हमारे साथ आग लग चुकी है बस। तो याद रखिएगा प्रोविजन अंदाजों की बेस पे बनाई जाती है, प्रोविजन हकीकत की बेस पे नहीं बनाई जाती कि 3 इधर आ गए 4 इधर आ गए, मौजा ही मौजा बस 7। ओ भाई सोचो और आएंगे, हाँ यार आएंगे, इनके 2-3 दोस्त भी उन्होंने भी आ जाने, ये भी अपने दोस्त से पता चला कि बात कर रहा था, तो वो भी आएंगे ना, हकीकत तो यही आएंगे। तो जो भी आपका अंदाजा है उस पर प्रोविजन रिकॉर्ड करें, अगले साल रिवर्स कर दीजिएगा, गलत रिकॉर्ड होगी तो ये और रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसमें क्या मसला है। प्रोविजन इज सोनली बेस्ड ऑन अंदाजा। तो बताएं जो लोग हमारे साल आए उनकी तरफ हम लायबल फील करते हैं, या जो हमारे साल के बाद आए उनकी तरफ लायबल फील करते हैं, या जो सारे आने हो उनकी तरफ लायबल फील करते हैं, आने और आ चुके हैं उनकी तरफ लायबल फील करते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस सवाल में इतनी ज्यादा डीप टेस्टिंग इसने की है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि 15 फरवरी की डीप डाउन तंग किया करेगा आपको, कहेगा, और पेपर में पता क्या लिखा हुआ करेगा, पेपर में 15 फरवरी नहीं लिखा हुआ करेगा, नीचे जाके लिखा करेगा सो फॉर। तो सो फॉर का मतलब हुआ करेगा टिल 15 फरवरी, नीचे जाके, क्योंकि ऊपर उसने बता दिया ना आप किस दिन खड़े हैं 15 फरवरी को, नीचे जाके लिखेगा करेगा सो फॉर इतने लोग आ चुके हैं और इतने आएंगे। अब आप जब सोचते हैं आएंगे तो आप उनको फारग कर देते हैं, तो वो आपको फारग कर देते हैं। 10 दिसंबर को एक वर्कर, तो इस सवाल में तो शायद इतना मसला ही ना हो क्योंकि एक वर्कर है, आ वर्कर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 लाख, उसने हमारे से 25 लाख मांगे हैं एंड एलिज्ड वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ अस। 31 दिसंबर 17 की रात को लॉयर का यह ख्याल है कि देयर वाज ओनली a remote possibility that court would award compensation। रिमोट तो जिंदगी में पहली दफा आया है, वैसे आज तक वैसे कभी रिमोट का लफ्ज़ नहीं पड़ा था। जरा ढूंढे कौन सी साइड है, रिमोट पॉसिबिलिटी दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन। हाई चांस, लो चांस, नो चांस, नो चांस। नो चांस मींस रिमोट चांस, केस हारने का चांस बहुत हाई है। प्रोबेबल, पॉसिबल या रिमोट, इसका तो कुछ भी नहीं करते। लेकिन ये किस दिन लॉयर की राय है? द केस इज स्टिल पेंडिंग, ये मुझे लफ्ज समझ नहीं आया, स्टिल 15 फरवरी कौन बोला है? वेल डन। द केस इज स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग। हाँ, अब जाके पता चला कि ये ऊपर लेना क्यों आया था। 15 फरवरी तक केस पेंडिंग, ये अभी तक जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। हाउएवर लॉयर की थोड़ा राय बदल गई है, कोई मसला नहीं। IS 10 कहता है कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, तो लॉयर 31 दिसंबर को कुछ और कह रहा था, 15 को कुछ और कह रहे हैं, तो पेपर में वैसे क्या लिख के आएंगे, 31 दिसंबर वाली राय या 15 वाली राय? 15 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में है। द केस इज स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग का क्या मतलब है? ऑन 15, अभी तक केस पेंडिंग है, लेकिन अब लॉयर की राय बदल गई है। देयर इज अ 40% चांस, ये लेस देन 5 होते हैं ना, और वो 50 से ज्यादा होते हैं, तो ये फिर होगा 5 से 50। देयर इज 40% चांस, देयर 40% चांस दैट कोर्ट वुड गिव कंपनसेशन। 40% चांस है कि कोर्ट उसको जितवा देगा, लेकिन लो चांस है ना। तो 31 दिसंबर को लॉयर के कहने के मुताबिक हम समझ रहे थे ना प्रोविजन बनाएं ना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करें। नहीं समझ ये बात? 31 दिसंबर को हम समझ रहे थे कि ना प्रोविजन बनाएं ना कॉन्टिंजेंट, लेकिन IS 10 आपने पढ़ लिया हुआ है। IS 10 पढ़ने के बाद बताएं अभी क्या ये जो मसला चल रहा है ये कोई नया अराइज हुआ है या वही वाला मसला चल रहा है? तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है, इसको यूज करें। तो मेरे ख्याल से इन 2 लाइनों के बारे में तो लिख के आने की जरूरत ही नहीं आपको, क्या 31 दिसंबर लॉयर की क्या राय थी, लेकिन इसके बारे में लिख के आइएगा अब हमने क्या करना है। सो एज ऑन 15 फरवरी 2018, बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टिल इन आवर हैंड, ये फिक्रा पेपर में नहीं लिख के आना, बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टिल इन आवर हैंड, देयर इज अ 40% चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर या कोर्ट वुड
decide case against us. So it will be considered as a possible obligation that will be confirmed by a future event which is not in control of entity. ये भी अंग्रेजी मार सकते हैं आप कभी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जज ही फैसला सुनाएगा. Therefore will be giving brief nature of event and estimate of financial effect. Okay. कौन सा सवाल था ये? क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, इसमें ना अब एक बात है जो आज वाली हमने पढ़ी है वो लिख के आनी थी, वो बात बताएं क्या है. कौन बोले अपडेट? वेल डन. अपडेट द डिस्क्लोजर. 31 दिसंबर को मेरी राय थी नो प्रोविजन नो डिस्क्लोजर. 15 फरवरी को एक न्यू इंफॉर्मेशन आ गई है जिसकी वजह से मुझे डिस्क्लोजर क्या करना पड़ा है, 0 से ऊपर लेके जाना पड़ा. यानी पहले सोच रहा था डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप सोच रहा हूं डिस्क्लोज. तो जर्नल एंट्रीज में तो चेंज नहीं आ रही, तो मैं क्यों डिस्क्लोजर अपडेट करूं? भाई आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज में ना भी चेंज आ रही हो तो आप अगर डिस्क्लोजर अपडेट कर दें तो ये स्टैंडर्ड चाहता है, IS 10 की रोशनी में स्टैंडर्ड चाहता है. मुझे बताएं आपको नई इंफॉर्मेशन क्या मिली है 15 फरवरी को? आप केस हारने का चांस. इसकी रीजंस कई बनी होंगे ना, उसने ज्यादा प्रेशर से पैसे रिकवर करने शुरू कर दिए होंगे, हम डरने लग गए होंगे, या हो सकता है कोर्ट की 1-2 हियरिंग्स हो गई हों जिसके बाद हमने जज करना शुरू कर दिया. और रीजन तो उसने नहीं बताई क्या वजह बनी है. IS टान, ये जरा तसल्ली से पढ़िएगा जो लोग सुबह लेट आए थे. अगर एक एंटिटी को इंफॉर्मेशन मिले बैलेंस शीट डेट के बाद अबाउट अ मसला डेट एग्जिस्टेड एट एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट, मसला तो चल रहा था बैलेंस शीट 10 दिसंबर का, इट शेल अपडेट द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू दोस इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. न्यू इन्फॉर्मेशन की बेस पे इसको अपडेट करते हैं. तो IS 10 states that if an entity receive information after the balance sheet date about masla that existed at balance sheet date, it shall update the disclosure. ये एक ही दफा सवाल आया है ICAP में, अपडेट द डिस्क्लोजर वाला. यानी कि इससे प्रोविजन हिट नहीं होनी थी ना. और 31 दिसंबर की रात को क्या राय थी हमारी? नो डिस्क्लोजर. बस अपडेट करना पड़ गया. क्यों? क्योंकि अब राय बदल गई है 15 को. वैसे क्यों बदली है? अब केस हारने का चांस ज्यादा हो गया. लेकिन मैं क्यों चेंज करूं? 31 दिसंबर को तो मेरी राय कुछ और थी. IS 10 कहता है ना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अराइज हुई है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे. तो इट शैल अपडेट द डिस्क्लोजर. देयरफॉर इन द लाइट ML इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंटिंजेंट लाइफ. अच्छा, 31 दिसंबर की उसने बात नहीं की कोई कि देयरफॉर ऑन 31 दिसंबर देयर इज नो प्रोविजन नो डिस्क्लोजर, क्योंकि वो रिडंडेंट होगी बात. अब नई इंफॉर्मेशन की बेस पे बेहतर क्या है कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट हो रही हो तो जाते जाते इनमें ये डिस्क्लोजर डाल के दे देना, वरना आप ये नहीं दावा कर सकोगे मैंने IFRS को फॉलो किया. क्योंकि हम फाइनल अकाउंट के सवाल में 1-2 दिन में एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमने IFRS को कंप्लाई किया. ये स्टेटमेंट हम फाइनल अकाउंट के सवाल में दिया करेंगे. तो जब आपने दावा कर दिया कि मैंने IFRS को फॉलो किया है तो फिर इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट मस्ट बी डिस्क्लोज. गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं लिखा, उसने बोंगी मारी है, ये भी लिखना चाहिए था. तो रिवाइज्ड ओपिनियन, पहली ओपिनियन क्या थी? पहली ओपिनियन, ये आपने मेरे साथ सलूक किया, मैंने बदला ले लिया. आ जाए 1:50 पर तैयार होके, मुंह धो के